मिनिस्टर हैं हरियाणा के जेपी दलाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। दलाल साहब, आज कहाँ से जुड़े हैं आप हमारे साथ? लगातार हम आपको जोड़ते रहते हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं, माहौल का जायज़ा आपके थ्रू लेते हैं। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि भाई आज मैं भिवानी से जुड़ा हूँ जी। और क्षेत्र का दौरा करता रहता हूँ, गांव में जाता रहता हूँ। हाँ बड़ा अच्छा कार्य करता है, बड़ा अच्छा response है, लोग बहुत ही खुशनुमा हैं, बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं। जी। तो ये जो चेहरे पे आज आपने क्रीम लगाई है, कौन सी है जिससे इतना ग्लो आ गया आपके चेहरे पे, या कुछ? नहीं ग्लो तो अभी आके सारा दिन काम करके पसीने के बाद नहाया हूँ मैं, लगाया कुछ नहीं है। ये चेहरे पे मैं समझता हूँ लोग जो स्वागत करते हैं, लोगों का जो रिस्पॉन्स है हाँ उसके स्वाभाविक है। राजनीतिक आदमी का खुराक यही होती है हाँ। कि लोगों का समर्थन अच्छा मिले। ठीक है, तो नहा धो के आपने पूजा की होगी और पूजा करने के बाद आप हमारे कार्यक्रम में आए, तो सच्ची सच्ची पूजा तो बताइए। सुबह सुबह करने का टाइम होता है, शाम को नहीं करते। अच्छा, शाम को नहीं करते, ठीक है। जी। अभी देवेंद्र बबली जी हमारे साथ जुड़े थे, वो माथा टेकने गए थे अभी सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के। तो मन्नतों का दौर, जाहिर है कि आप भी आपका भी चल रहा होगा, आपके चाहने वालों का भी चल रहा होगा। ये जानना चाहता हूँ, क्या हवा चल रही है इस वक्त हरियाणा में? देखिए, मैं तो पिछले 10 दिन से गांव में दौरा कर रहा हूँ और जो रिस्पॉन्स है, जिस तरह से किसान ट्रैक्टरों की लाइन लगा लगा के आ रहे हैं, जिस तरह से ढोल नगाड़े से स्वागत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा माहौल मेरा पिछले चुनाव से मैं 17-18 हजार से जीता था तब भी नहीं था। उससे बेहतर माहौल है, बेहतर ही लगता है क्योंकि लोग खुश हैं। लोगों को पानी मिला है, बीमा राशि मिली, मुआवजा मिला, फसलों का अच्छा भाव मिला, बिजली अच्छी मिल रही है और लोग हमारे से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ट्रैक्टर से मुझे याद आया, ये वाले जो किसान हैं, ये वो किसान भी इसमें शामिल हैं जो ट्रैक्टर लगा के धरना दे रहे थे दिल्ली के बाहर। अब आए हैं कुछ आपके वश में? क्योंकि किसान वाला जो मसला है, आप क्योंकि कृषि मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा के, तो किसान कितनी पकड़ में आए हैं आपके? मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र के किसान तो पहले भी मेरे साथ थे और अभी भी मेरे साथ हैं। वो धरने में नहीं जाते थे और हमारे क्षेत्र के किसानों ने कभी उधर जाने का काम नहीं किया, ज्यादातर लोग हमारे साथ ही रहे। तो आप अभी भिवानी से बोल रहे हो, हरियाणा में भिवानी को भिवानी कहते हैं, तो भिवानी भिवानी जो अपना जिला है, इसमें फौजी बहुत होते हैं, जी, है ना? मैं भी फौजी परिवार से हूँ, मेरे दादा भी फौजी थे, मेरे पिताजी फौजी थे। हाँ हाँ। तो ये जो फौजी परिवार है ना, ये हमारे घर में एक फौजी तो जरूर होता है कम से कम। जी। और इस बार जो फौजी परिवार हैं, तो जो मेरे को खबर मिल रही है, अग्निवीर वाला जो इशू है उसको लेकर नाराज हैं थोड़े से, तो उससे पार पाने के लिए आप क्या कर रहे हो? उनको कैसे यार, जो सब समझते हैं, हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया है, केंद्र सरकार ने जो फैसला कर दिया कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोग तो वही रह जाएंगे, जो आएंगे उनके लिए पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में रिजर्वेशन कर दिया है। वो तो ज्यादा ही खुश हैं कि भाई चलो 4 साल की ट्रेनिंग भी वहां हो जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा और श्योर की नौकरी मिल जाएगी। तो ये जो फैसला करने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं कि 22 में गए हैं, वो 26 का फैसला आप अभी 24 में ही ले रहे हो? तो ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, सरकार बननी है, तो इन फैसलों का लाभ होता दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई भी फैसला नया आता है और लोकतंत्र के अंदर जो जनता की आवाज होती है उसको सुन के फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता था कि भाई ये योजना को सुधार करना चाहिए, तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी केंद्र सरकार का और हरियाणा सरकार का। दोनों ने मिलकर इसमें तो एक भ्रम फैलाया गया था कि वो जवान उम्र में आके बेरोजगार हो जाएंगे, उसको हमने दूर किया है और बच्चे अब संतुष्ट हैं। अपने जो भिवानी के लोग हैं या आपकी कंस्टिट्यूएंसी लोहारू के लोग हैं, राजस्थान के बिल्कुल सीमा वाला इलाका है आपका, पानी की काफ़ी कमी रहती है। तो मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर साहब हुआ करते थे, तो वो दावा करते थे उस वक्त कि आखिरी टेल तक मैंने पानी पहुंचा दिया है। तो क्या उस टेल में अभी भी पानी जा रहा है? बिजली को लेकर प्रदेश में क्या हालात हैं? क्या किसानों को बिजली मिल पा रही है? कितने घंटे मिल पाती है? आप, क्योंकि अब आप जनता के बीच ज़्यादा जा रहे हैं, मंत्री रहते हुए थोड़ा
जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है उनमें भी टाइम लगता है। तो क्या रिस्पांस आ रहा है और आपको क्या लग रहा है कि जो पिछले 10 साल में आप लोग नहीं कर पाए, आपको तीसरा मौका मिलना चाहिए? मुकेश भाई, मुझे याद है, मैं 50-40 साल से देख रहा हूँ राजनीति में। हमारे यहाँ ट्यूबवेल के जो पावर हाउस होते थे, हर ये पावर हाउस बारला का है, ये बिरला का है, ये पहाड़ी गांव का है, ये नरसिंहपुर का है, अलग अलग कमेटियां बनी होती थी और वो कमेटियां हमेशा धरने देती रहती थी, वोल्टेज की समस्या होती थी। अब जो ऐसे मुद्दे नहीं हैं, अब जो है बिजली ठीक रहती है। किसान को 10 साल से हम लगातार ट्यूबवेल की बिजली देते हैं, गांव में 24 घंटे बिजली देते हैं, बिजली के रेट भी बढ़ाए हैं और नहरों का पानी भी पहले से बेहतर है। ये पहले हुड्डा साहब के 7 साल में तो हमारे पानी बिल्कुल आता ही नहीं था और ना ही उन्होंने कभी हमारे यहाँ ध्यान दिया। और लोग इस बात को समझते हैं कि उनके वक्त के अंदर हमारे यहाँ जो दक्षिण का रेतली जमीन है, बाजरे की फसल है, सरसों की फसल होती है, हमारे यहाँ बाजरे को 800 रुपये में कोई नहीं पूछता था, सरसों हमारी 2200 रुपये में बिकती थी। आज हमारी नीतियों की वजह से 2500 रुपये में सरसों नहीं बाजरा खरीदा जाता है, सरसों का भाव भी अच्छा है। और इसी की बात यह है, इस बार जो मेरे क्षेत्र के अंदर किसान के चेहरे पे मुस्कान है, बम्पर क्रॉप है, 1 इंच भी जगह खाली नहीं है। मूंग, ग्वार और बाजरे के खेत भरे हुए हैं और कपास की फसल भी है। किसान के चेहरे पर खुशहाली देख के मुझे बड़ी खुशी होती है, संतुष्टि होती है कि कृषि मंत्री के तौर पर जो मैंने काम किया उससे किसानों को लाभ हुआ है। जी, अब कृषि मंत्री के तौर पर मैं सवाल आपसे लूँगा। एमएसपी वाला जो वादा किया है अभी नायब सिंह सैनी ने, कैबिनेट में पास भी हो गया है, लेकिन जो आपके ओपोनेंट्स हैं कांग्रेस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये कैबिनेट का फैसला है, इसका बिल आना चाहिए था, गारंटी आनी चाहिए थी, जो लोग एमएसपी पे ना खरीदें उनको जेल होनी चाहिए थी। तो आप एमएसपी को अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो आपके विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करें हम, तो वो कह रहे हैं कि ये बिल नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके जहन में जो भी नाम आए, जो फसलें हरियाणा में होती नहीं थी वो भी शामिल कर दिया। नारियल का वो बार बार जिक्र करते हैं, तो ये नारियल किसके से फूटेगा? देखिए, ऐसा है कि जितने रेट घोषित होते हैं केंद्र सरकार के, हमने कहा है कि वो अगर फसल हमारे यहाँ होगी तो हम उसको खरीदेंगे। हमारे यहाँ नारियल नहीं होता है, नारियल तो समुद्र के किनारे होता है, केरला साइड में होता है, गोवा में होता है। लेकिन हमने ये कहा है कि हरियाणा का किसान कोई भी फसल बेचेगा तो हम इसको एमएसपी पे खरीदेंगे। और प्रदेश सरकार ने एमएसपी की एक तरह की गारंटी दे दी, ये कैबिनेट का फैसला है। और मैं समझता हूं कि कुछ भाई जो है हमेशा विरोध के लिए विरोध करते हैं, तो वो करते ही रहेंगे, उनका अपनी सोच है। लेकिन प्रदेश सरकारों में हरियाणा अकेला प्रदेश है जिसने फैसला किया। इससे पहले भी देश में सबसे ज्यादा फसलें खरीदने वाला हमारा प्रदेश था। 14 फसलें हम खरीदते थे, 72 घंटे में पैसा देते रहे हैं और बीमा की राशि, खराबे की राशि, प्रधानमंत्री जी का पैसा, किसानों को बहुत ज्यादा इसका साथ मिला है, सहारा मिला है। और इसीलिए किसान जो है, मैं कहता हूँ मेरे क्षेत्र के किसान खुश हैं, संतुष्ट हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, वो हमें दोबारा चुनने के लिए तैयार है। जी, दूसरी जो उपलब्धि आप सबसे बड़ी गिनवाते हैं, जो आपकी सरकार गिनवाती है, वो गिनवाती हैं पोर्टल हमने लागू किए और सीधा पैसा जो है वो लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। आपने परिवार पहचान पत्र शुरू किया, हुड्डा साहब बार बार उसको परिवार परेशान पत्र की संज्ञा देते हैं। तो इन चीज़ों से आप कैसे पार पा रहे हैं और जो जनता को आप समझा पा रहे हैं कि आपकी भलाई का कार्य है? क्योंकि उसमें बहुत सारी जनता की शिकायतें रही कि इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि शुरुआती दौर है, लेकिन हर एक आदमी चाहता है कि शुरुआती दौर में भी शुरुआत ऐसी हो कि जिसमें उनको कोई खामी ना नज़र आए। तो खामियां रही इसमें? देखिए, कोई नई चीज आती है तो उसमें वो संपूर्ण ढंग से ठीक नहीं होती, कमियां रहती हैं। लेकिन हमने उन कमियों को सुधारने के लिए पूरे परिश्रम किए और वो कमियां सुधर भी गई। और जनता इस बात को समझती है कि जो जो ये सिस्टम पोर्टल हमने बनाए हैं, कोई हमारे हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए हैं। और जितने विकसित राष्ट्र हैं सभी में इस तरह से काम होता है। और ये इसमें जो प्रिंटेज होती थी, बीच में भ्रष्टाचार होता था, वो सारी बंद हुए हैं।
और लाभार्थी जो इस बात को समझते हैं कि उनका पैसा बीच में गायब हो जाता था, वो बंद हो गया है, सीधा उनके पास पैसा मिलता है। ये जरूर है कि उनको अपने चीजों को अपडेट करना पड़ता है, किसान को भी अपनी फसल चढ़ानी पड़ती है, और ये किसान के हित में भी है, प्रदेश के हित में भी। जी, जो किसानों की फसल है उसकी खरीद को सुनिश्चित बनाने के लिए, और जब मंडी में फसल आ जाती है कई बार खरीदी नहीं जाती, बारिश जब होती है तो हम देखते हैं कि फसल भीग गई, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बीमा योजना आपने शुरू की थी, उसका कितना लाभ किसान भाई उठा पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सारे देश में बीमा योजना का लाभ हरियाणा के किसानों ने उठाया है। इतना जो पैसा किसानों को मिला है, लगभग इस योजना का 8-9 हजार करोड़ रुपया किसानों को मिल चुका है, और जो पैसा किसानों से लिया गया वो इसका तो 20% से भी कम है, और इसलिए किसान बीमा के लिए हमेशा खुल के सामने आते हैं। ये स्वैच्छिक योजना है और इसका किसानों ने बड़ी खुशी खुशी इसको अपनाया है। इसके अलावा भी जो हम लेके आए हैं किसानों के लिए योजना, बीमा के अलावा जो हमारी खराबे की योजना है, कांग्रेस के शासन के दौरान जो 3-3 हजार रुपए के जो मिलते थे पैसे, बाद में 12 हजार की, तो हमने 15 हजार की किया है। 2-2 हजार रुपये 3 बार जो है प्रधानमंत्री जी का पैसा मिलता है। और इस बार जो है हम बिजाई के वक्त जो है फसल ज्यादा 2-2 बार बोनी पड़ी, तो उसके लिए हमने 2 हजार रुपये प्रति एकड़ का पैसा उसमें डाला है। और बाकी भी हमने योजनाएं बहुत बनाई हैं। कोई पानी बचाने की योजना थी, उसका अलग से पैसा साथ डालते थे। धान की बजाय 7 हजार उसके देते थे। बाजरा हम खरीद नहीं पाए थे मंडियों में, तो हमने 72 का पैसा दिया उनको। और फसल खरीदने के 75 घंटे में पैसा देके जो हमने काम किया है वो बहुत नेक काम है। और खास बात यह है कि मैं अपने कृषि मंत्री के तौर पर किसी सबसे बड़ी उपलब्धि मानूं तो ये है कि सीधा खाते में पैसे देने का काम। ऐसा कहीं किसी भी व्यापार में, किसी भी धंधे में नहीं होता कि खरीदने वाली सरकार हो, बेचने वाला किसान हो, पैसा तीसरे आदमी को चला जाए। अब से पहले ये होता गया, लेकिन अब किसान के खाते में सीधा पैसा आता है, तो किसान का सशक्तिकरण हुआ है। जी, ये जो लोग आप कहें कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले आते थे, इसमें से बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं वो कट गए थे, क्या उनको दोबारा शामिल कर लिया गया है? क्योंकि इनकम को लेकर उनके जो मापदंड हैं वो आपने थोड़े से अलग कर दिए थे कि अगर बेटा कमा रहा है तो उसकी भी इनकम, बाप कमा रहा है तो उसकी भी इनकम, पेंशन आ रही है तो उसकी भी इनकम। तो वो जो गरीबी की रेखा से नीचे वाली लाइन थी उसमें अधिकतर जो लोग थे वो उससे बाहर आ गए थे, जो तो वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। ये विपक्ष का प्रचार है। अगर हम लोगों को सुविधा दे के ज्यादा गांव बना देते हैं तो वो कहते हैं देखो आपने तो गरीब बढ़ा दी, गरीब नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बीपीएल कार्ड थे उनकी संख्या में पिछले हमने 20-25% बढ़ोतरी की है, ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन विपक्ष का काम तो है दुष्प्रचार करना, वो करते रहे। लेकिन जितने सही ढंग से लाभ देना हमने शुरू किया है, चाहे वो राशन बांटने का काम है, कोटे वाला काम है, ऑनलाइन सिस्टम उसमें भी है, सारे देश का कहीं से ले ले, जो लाभ मिलना है बीपीएल का वो भी सबको मिल रहा है। आजकल हमने हेल्थ के कार्ड बनाए, वो बीपीएल लोगों को मिल रहा है। आजकल हमने जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा थी 1000 किलोमीटर की, ऐसी कार्ड वो बीपीएल लोगों को मिल रहा है। और कोरोना के जो वैक्सीन लगाई मुकाबला किया, और उसके बाद 4 साल से लगातार हम गरीबों को अनाज दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश ऐसा है जिसमें कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर है उनके बच्चों के लिए भी इतनी योजना दी है। किसी को स्कूटर देते हैं, शादी में पैसा देते हैं, पढ़ने वाले को छात्रवृत्ति देते हैं, स्कूल का पैसा देते हैं। हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके काम किया है। कांग्रेस की सरकार हो रही है, कुछ परिवारों को भला करती थी, या अपने कार्यकर्ताओं को भला करती थी, या अपने नजदीकों को भला करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया है, और उस आदमी के लिए संघर्ष किया है जिसके योजनाओं का लाभ उसको कभी नहीं मिलता। विशेष करके जो हमने मेरिट पे नौकरियां दी है, और वो लोग गरीब परिवार ये समझते हैं अच्छी तरह से कि उनके मेरिट वाले बच्चे, फर्स्ट डिवीजन वाले टॉपर बच्चे, उनकी नौकरी को, प्रतिभाशाली बच्चों की नौकरी को नेताओं के या मोटी जेब वाले के, पैसे वाले के नौकरी खा जाते थे।
वो वही तो एक वर्ग है जो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है, लेकिन गरीब आदमी हमारे चलिए, साथ है, बहुमत हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी को खुल के वो समर्थन देगी। जी चलिए, जाहिर है कि इस मंच पे आपने तमाम उपलब्धियां जो आप गिनवाना चाहते होंगे वो गिनवाई होगी, फिर दोबारा भी हम जुड़ेंगे, ये वादा रहा। अब आप क्योंकि आज पूरे दिन थके होंगे और अब नहाए धोए हैं, तो थोड़ी एक दो सवाल आपसे और लेता हूं और उसके बाद जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके बाद अशोक अरोड़ा जी को भी आज हमने आमंत्रित किया अपने इस मंच पे। चलो शुक्र है आपने कांग्रेस के लोगों को ढूंढ लिया, वैसे ज्यादातर लोग तो दिल्ली में बैठे हैं हाँ, और टिकट की आस लगाए, मुझे पता लगा है टेंटों में बैठे। बैठना पड़ता है जी, टिकट का मसला है, टिकट नहीं मिलेगी दाल रोटी कैसे चलेगी, बैठना पड़ता है। ठीक है, तो उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो जब आएंगे मैं खुद कहूँगा। अभी जो कांग्रेस का और ये गठबंधन होने वाला था आम आदमी पार्टी का, उसमें भी मेरे को लग रहा है कुछ बात बन नहीं पाई। 20 सीटों पर आज आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप आम आदमी पार्टी को भाजपा के लिए? मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में प्रभाव है, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी मेरे क्षेत्र से आते हैं। हाँ। जिस क्षेत्र में मैं राजनीतिक विधायक बना हूँ वहीं के वो, उनकी जन्मभूमि है, वहीं से वो निकले हैं, उनका परिवार। हाँ। मैं अपने किसानों से पूछता रहता हूँ, तो वो किसान में बड़ा आक्रोश है कि शुरू में उनको उम्मीद थी कि पंजाब में उनकी सरकार आ गई, केजरीवाल जी हरियाणा की सपूत हैं, मेरे क्षेत्र के बेटे हैं, और उनको पता है कि यहाँ पानी के लिए कितने किसान परेशान हैं। और जब से उनके लोगों ने, उनकी पार्टी ने कहा कि एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। ये आपकी कंस्टिट्यूएंसी आती है, ये जो सिवानी झुप्पा? शिवानी झुप्पा मेरी कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इस इलाके को। शिवानी के पास खेड़ा गांव है। बदल तो दिया है आपने, उस इलाके का जो रंग रूप है वो बदल दिया है। पहले जब हम जाते थे वहां से राजगढ़ सालासर के लिए, तो झुप्पा में एक झुप्पा ही हुआ करता। अब पता नहीं वो झुप्पा कहाँ गया, और वो सड़कें इतनी बड़ी बड़ी होगी। आज किलो के ऊपर जो है हरियाली है, और यही मेरी उपलब्धि है। नहीं, ये हम मान रहे हैं, ऑन स्क्रीन मान रहे हैं, क्योंकि झुप्पा पहले वहाँ पे कोई पानी पीने के लिए कोई प्याऊ नहीं मिलती थी ना, ये फैक्ट है। ही नहीं वहाँ पीने का पानी नहीं होता था। आज आपको देखो खेत हरे भरे हैं, बड़े बड़े होटल पे, हाईवे पे, तो जहाँ पे इतने बड़े क्रांतिकारी नेता आम आदमी पार्टी के पैदा हुए, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, तो उनका जो गांव है उसको कितनी तवज्जो देते हैं आप, या फिर चिढ़ते हैं कि नहीं ये अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ था, इस गांव में विकास नहीं होने दूंगा? मैं अरविंद केजरीवाल जी के जब बने थे, पंजाब में उनकी सरकार आई थी, मैंने कहा था कि मुझे भी खुशी हुई है कि आज हमारे क्षेत्र का बेटा पंजाब की सरकार लेके आया है, और अब हमारी उम्मीद है कि हमें पानी मिलेगा। लेकिन जिस दो स्टेट उन्होंने लिया कि एक बूंद भी पानी हरियाणा के किसानों को नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ ये वाला देखो, साफ गोई से जो हमारे राजनीतिक के भाई हैं उनके मुंह पे बोलता हूँ, ये मसला तो आप लोग सॉल्व भी नहीं करना चाहते, चाहे आप भाजपा वाले हो। नहीं, आपकी सरकार केंद्र में रही, वहां पे अकालियों की सरकार थी, उन्होंने नहीं सॉल्व किया। केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार रही, वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, पैसे वापस कर दिए जो किसानों के लिए थे, जमीनें वापस कर दी। ये तो 4 दशकों से चला रहा है, ये वाला तो मुद्दा मैं बहस के लिए भी उपयुक्त नहीं समझता। मुकेश भाई एक बात तो सुनिए, जो धरती पुत्र होता है, जिस मिट्टी का नमक खाया है, जिस जमीन पर बचपन बताया है, उसके बारे में कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए ना कि हमें आपको एक बूंद भी पानी मिलेगा। वो ये कह देते प्यार से, मैं कोशिश करूंगा, इसमें ये समस्या है, ये दिक्कत है। आप भी कहाँ देते हो? दिल्ली वाले रोते कहते हैं हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे, राजस्थान वाले रोते हैं पानी नहीं दे रहे, फिर पानी छोड़ देते हैं, दिल्ली बहने को आ जाती है। और मुकेश भाई ये और रिकॉर्ड है कि हरियाणा जो दिल्ली का हक है उससे ज्यादा पानी देता है। पहली बात तो देता है, बारिशों में बाढ़ आ जाती है। नहीं, उससे पहले लठ बज रहे थे पानी के लिए। मेरी बात सुनिए, पहली बात आप इस चीज को समझिए कि हरियाणा का अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है, हम दूसरे स्टेट पर निर्भर हैं, पंजाब से आएगा, हिमाचल से आएगा। बाद में जब हथनी गैराज जो है ना आपका, हथनी गैराज है ना, जब वो फटने को आता है फिर आप छोड़ देते हैं, फिर दिल्ली में लोगों को किश्तियां लेके निकलना पड़ता है। उससे पहले पानी के लिए लठ बजते हैं, टैंकर वाले करोड़पति हो गए पानी बेच के। मुकेश भाई बात समझिए एक सेकंड के लिए,
कि पहली बात तो सुनिए कि हथनी बैराज है, कोई डैम नहीं है। हाँ। बैराज का मतलब समझिए, मैं इंजीनियर हूँ, हाँ। कि जब थोड़ा बहुत पानी होता है तो जिसको बंद करके थोड़ा नहर सा में कर डाल सकते देते हैं, हैं। समझता हूँ। लेकिन जब पूरा पानी आ जाएगा बैराज तो टूट जाएगा, उसको बंद कर ही नहीं सकते हम। हाँ, हाँ। वो डैम नहीं है। थोड़ा सा वहाँ थोड़ा पर सा गेट भी लगे। थोड़ा सा गर्मियों में खोल दिया करो ना, दिल्ली में भी तो हाँ, अधिकतर जो है वो नहीं, हरियाणवी रहते हैं। हम जो है हाँ। दिल्ली को उसके हद से ज्यादा पानी देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया इतना जबरदस्त पावरफुल हो गया है, हाँ। और उसकी वजह से जो है दिल्ली को बदनाम होता है। करते हैं। अब पहले जब थे ना हमारे दोस्त हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज साहब, तो डेंगू फैल गया हरियाणा में। हमने कहा जी डेंगू फैल गया हरियाणा में। कह रहे मुकेश जी ये हरियाणा में नहीं फैला, ये लोग दिल्ली जाते हैं वहां से कटवा के आते हैं फिर यहाँ फैलता है। दिल्ली हमारा देश का दिल है, मैं बिल्कुल बदनाम नहीं करता। हाँ। लेकिन आप ईमानदारी से एक कहा दिल्ली में टैंकर माफिया का हाल क्या है, कब आऊँ ये मैं? रोकना चाहिए। कब आऊँ? आप मैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में मेरे को एक बार आपके साथ उधर घूमने भी निकलना है। आप कैसे रैली वैली करते हैं, पूरे दिन आपके साथ मेरे रहेंगे। लोहारू क्षेत्र में आके देखिए, हाँ। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये वही क्षेत्र है जब आप सालासर साधु शाम जाते थे, हाँ। रेतीले टीले होते थे। हाँ। वहाँ की फसल देख कर किसान के चेहरे पर खुशी देख करके आप समझ जाओगे कि जेपी दलाल को लोग क्यों याद करते हैं। नहीं, मेरा गांव जो है वो बिल्कुल लोहारू के साथ ही पड़ता है, वो चिड़ावा के साथ ही है, तो मेरे को मुझे पता है, हाँ, राजस्थान से है आप। हाँ। मेरा तो लोहारू जो है वो हमारा रेलवे का मेन स्टेशन है। लोहारू जी, जी। उतर के फिर हम बस पकड़ के जाते थे गाँव, जी जी। चाहे वो अपने गांव जाना हो, राजगढ़ जाना हो, तो लोहारू तो है ही है वो तो। लेकिन आपने गलत आप किया है। आप एक काम करिए, आप राजस्थान के बॉर्डर के गांवों से पूछिए, वो ये कहते हैं राजस्थान के गांव वाले कि हरियाणा सरकार हमें लोहारू में मिला दे, हमें भी वही फायदा मिल जाए जो हरियाणा के किसानों को मिलता है। अच्छा। आप पता कर लीजिए, आप मेरा इंटरव्यू लेने के बजाय हरियाणा में पूछने के बजाय बॉर्डर के राजस्थान के गाँव से पूछिए कि वो लोहारू के बारे में क्या करते हैं। नहीं, ठीक, ये आप ठीक बोल रहे हैं, और जो ठीक बोल रहे हैं उस चीज़ से हम कभी डिनाई नहीं करते, क्योंकि हमारी पत्रकारिता सच्चाई पे आधारित है। और जो आपके दोस्त हैं ना अशोक अरोड़ा जी, वो लेट हो रहे हैं अभी, इसलिए मैं आपसे और अभी मैं तैयार हूँ, आप हाँ। आप जितनी देर चाहें आप पूछ सकते हैं, किसी विषय में पूछ सकते हैं। हाँ, तो मेरे को जो आप बोल रहे थे ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कहीं फंसे हुए हैं वो, तो आपको हम जाने नहीं देंगे अपने साथ। ना वो फंसे हुए हैं, मैं फंसा हुआ नहीं। ठीक है, तो आपसे सवालों का दौर जारी रखेंगे। आप मुझे अब ये बताओ, जो 5 साल आपके रहे जी। इस सरकार में, उन 5 सालों में जो 5 बड़े काम थे वो आपने कौन से किए, और आप अब दोबारा से चुनाव में लौट रहे हैं, जो आने वाले 5 साल हैं उसमें जनता आपको दोबारा से क्यों वोट दे? मैं हरियाणा की बताऊं या अपने क्षेत्र की बताऊं? दोनों बताओ। पहले तो मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था नहरी पानी का, वो मैंने दे दिया। पावर हाउस बहुत सारे बनाए, सारी की सारी नहरें जो चौधरी बंसीलाल जी के वक्त बड़ी थी 40 साल पहले। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, उन्होंने पूरा बजट दिया, सारी नहरों का पुनर्निर्माण किया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आया। मैं महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, जो बागवानी का विश्वविद्यालय का, उसका खरगड़ी में सेंटर लेके आए, और इंडो इजराइल का जो सेंटर है कृषि का, वो गिरगांव गांव में लेके आए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर है, वो गोकुलपुरा गांव में लेके आए। और आपको मुकेश भाई एक चीज समझ में नहीं आएगी कि जो झींगा है खारे पानी में पैदा समुद्र में होती है, वो आजकल लोहारू में पैदा होती है। अच्छा। आपके राजस्थान में भी होती है। हाँ। और ये झींगा यहाँ से जा करके हैदराबाद जा करके अमेरिका एक्सपोर्ट होती है। ये पहली बार है जिसकी खारे पानी में, जिसके ना फसल होती थी, कोई आमदनी नहीं होती थी। हाँ। वहाँ मेरे को ना दलाल साहब आप पूरा राजस्थानी करार मत दो। मेरी जो माँ है वो हरियाणा की है, कोसली के पास गांव है झाल, चलो वो तो और मैं पैदा हुआ हिमाचल में, तो मिक्स ब्रीड सा है। हाँ। नहीं, सब हम भारतवासी है, भांजा लगता हूँ मैं आपका, जिले के हिसाब से, सॉरी राज्य के हिसाब से। मुकेश भाई एक चीज किसी को बताए हाँ। कि भाई लोहारू के सिवानी के इलाके में जहाँ खारा पानी है, पीने का पानी नहीं है, वहाँ झींगा पैदा होती है जी। हाँ, और वो पक्षी यहाँ से जा करके हैदराबाद में जाके अमेरिका जाके बिकती है। हाँ। तो ये मुझे ये एक फकर है। हाँ।
और उसका जिंदा का 100 करोड़ का सेंटर हमने यहाँ मंजूर करवाया गरवा गांव के अंदर। हाँ हाँ, एक जो हमारा खाद्य आपका जुब्बा उपलब्धि गांव है, बता रहे हैं, उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, मानते हैं इसको। 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हम खाद्य जो ऑल इंडिया बहुत सारे काम हुए हैं, मेरे से पूछने की बजाय मेरे इलाके वालों से पूछ लो। लेकिन अभी भी मुझे कमी है, मेरी दो काम करने की इच्छा एक और है कि मेरे लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाऊं, उद्योग लगाऊं। अब मेरे कहने से कोई उद्योग नहीं लगाता। मेरे उद्योगपति दोस्त है गुड़गांव में, फरीदाबाद में, नोएडा में, वो कहते हैं कि अभी तक दूर नहीं जाएंगे। हाँ। मैंने उनको कहा है कि मैं इसको नजदीक कर देता हूँ। तो मैं इस योजना के अंदर मेरा टारगेट है कि लोहारू से दिल्ली एयरपोर्ट पर सीधी सड़क जाए, 1.25 घंटे में, जैसे 152 आधा टाइम चंडीगढ़ पहुंचते हैं, ऐसे 1.25 घंटे में लोहारू से अभी दिल्ली पहुंच गुड़गांव से लोहारू कितना पड़ जाता है अपना? लोहारू अभी लगते हैं 3.25 घंटे 2.5 घंटे। और किलोमीटर? लेकिन किलोमीटर तो होगा कोई समझो 180 के आसपास। हाँ, तो अच्छी सड़क पे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, 150 किलोमीटर है। हाँ हाँ। सीधी सड़क निकलेगी तो शॉर्टकट हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये हमारे अगर हिसार में जो अपना एयरपोर्ट है उसमें अगर कार्गो ठीक से शुरू हो जाता है फिर तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। उससे शिवानी का फायदा होगा। हाँ, हमारा इलाका उससे जो है, जो कार्गो का हब बन रहा है, वहाँ एरोस्पेस इंडस्ट्री आ रही है, उससे भी हमारे क्षेत्र को फायदा होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा था, 2 ही मेरे सपने हैं। एक तो मैं खजूर की खेती कराऊं। अच्छा। जो अरब कंट्रीज में खजूर होते हैं, हाँ। जिनको बारिश की जरूरत नहीं होती, जिसको खारे पानी में जमीन में हो जाते हैं, और मौसम है अपना ऐसा। टिश्यू कल्चर के पौधे मैंने तैयार करवाए हैं सरसा जिले के अंदर मंगेड़ा में। 6 वैरायटी लगाई थी, उसमें से 2 कामयाब हो गई हैं। और टिश्यू कल्चर से लाखों पौधे करा करके सब्सिडी पर मैं यहाँ लगाऊंगा। उन पौधों से लाखों रुपए की आमदनी होगी और 70 साल 60 साल तक वो पौधे फल देंगे। मेरा सपना ये है कि हमारा क्षेत्र बिल्कुल बैकवर्ड था। हमारे जो यमुनानगर, कैथल, करनाल के ऊपर के लोग तो अच्छी इनकम लेते थे, उनका ठेके का रेट जमीन का जो होते हैं 70-80 हजार रुपए है। मेरे यहाँ 5,000 रुपए एकड़ में जमीन पूछता था। तो 2 टारगेट है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बना करके हाईवे बन जाए तो दिल्ली, नोएडा या वहाँ 20-20 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है, वो लोग यहाँ इंडस्ट्री लगाए और उद्योगपति सुबह आए तो 8 घंटे में 6-8 घंटे काम करे, वापिस चला जाए। मेरे लोगों को रोजगार मिले, उसको फायदा हो जाए, जमीन की कॉस्ट ना देनी पड़े। इसी तरह से आपको मैं हमेशा ना एक उन्नत किसान के तौर पे देखता हूँ। तो जो ये आपके जो फॉर्म्स हैं, ये कहाँ हैं आपके जो खेत है मुख्यतः? मैं मुकेश भाई खेती करता हूँ। मेरे फार्म वहाँ है जबलपुर में, भेड़ा घाट है, बहुत सुंदर जगह है। हाँ हाँ। नियाग्रा फॉल जो कनाडा का, अमेरिका का है, इंडिया का नियाग्रा फॉल है वो। अच्छा। बड़े टूरिस्ट पिकनिक की जगह है। क्या तापमान वगैरह क्या रहता है वहाँ में और अपने हरियाणा में क्या फर्क है? हमारे तापमान वहाँ यहाँ से थोड़ा सा कम होता है, वहाँ बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, काली मिट्टी है। वहाँ मेरे बाग हैं, सब्जियों की खेती करता हूँ। और मैंने वहाँ पर कैमरे लगा रखे खेत में 50-60। मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके आया है कनाडा से, वो सारा दिन खेत, यहाँ बैठे बैठे खेत को देख रहा है। उस चीज को आप हरियाणा में शिफ्ट नहीं कर सकते ताकि हरियाणा ना वहाँ मुझे बेनिफिट ये रहा था कि मैंने जब जमीन ली थी तो सस्ती थी, पानी पर्याप्त था, ब्लैक कॉटन सॉइल थी, और लेबर जो है वहाँ 70-80 रुपए में मैंने देखा है। मुझे अपना खेती के लिए मैंने 400-500 आदमी को रोजगार दिया है। महिलाएं बेचारी, मैं चाहता हूँ ना ये वाला काम आप लोहारू में करें या अपनी कंस्टिट्यूएंसी में करें, हरियाणा में करें, तो अपने हरियाणियों को थोड़ा रोजगार मिल जाएगा। दिहाड़ी थोड़ी आप ज्यादा दे देना, क्या फर्क पड़ता है? आप तो इतने बड़े आदमी हैं। मुद्दा दिहाड़ी का नहीं है। हरियाणा के अंदर जो है सारा मैकेनाइज होता है, फिजिकल लेबर बहुत कम होती है। मैं तो मेरे क्षेत्र जो सबसे कमजोर माना जाता है, वहां पर भी जो कपास की चुगाई करने के लिए पंजाब से लेबर आती है। बिहार के अकेली एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सीजन में 20,000 आदमी आते हैं। अब हमारे यहाँ कोई लेबर अवेलेबल नहीं है। मुझे मतलब भी करना है, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है। अगर मेरी लेबर इतनी महंगी हो जाएगी, वहां मैं खेती करता किस चीज की हूँ? टमाटर की, छोटी मिर्च की, जो हाथ से काम करना होता है, शिमला मिर्च की, तो वो उन लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ मेरी लेबर सस्ती है। अकेले लेबर में वहाँ 100 रुपए की लेबर, 100 रुपए की लेबर, यहाँ 800 रुपए की लेबर, तो 8 गुना ज्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो बिजनेसमैन के तौर पे आप एकदम ठीक बोल रहे हो और मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन क्योंकि आप हरियाणा के मंत्री हो, सरकार में जो है आप नियम बनाते हो, कायदे कानून बनाते हो,
कृषि मैं तो ये मंत्री कहता हो, हूँ कि सारे तो बढ़ाओ सारे इसको, किसान, हरियाणा में बढ़ाओ ताकि हरियाणा के लोगों को भी फायदा नहीं मिले। हरियाणा में मैंने बहुत बढ़ाया है, जी। बहुत बढ़ाया है। हरियाणा के अंदर मैंने जो गन्नौर में मंडी बनाई है, मैं कहता हूँ वर्ल्ड की सबसे टॉप क्लास मंडी बनेगी सब्जियों की। और यहाँ से मैं कहता हूँ कि हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा और ये यहाँ के किसान को इतना जबरदस्त फायदा होगा, इसका परिणाम सामने आएंगे। मैं जापान गया, जापान से मैंने जायका का लोन, जीका का लोन लिया 3,000 करोड़ रुपए। उससे पैक हाउस, ट्रेडिंग हाउस, sorting के हरियाणा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नीचे ब्लॉक लेवल तक उसके वो बनेंगे, ग्रेडिंग सॉर्टिंग के सेंटर। वहां से माल तैयार होकर पैकिंग होकर के उस गन्नौर की मंडी में जाएगा। वहां से माल हमारा जो है विदेश में जाएगा। मुझे याद है मैं जब जापान गया था, मैंने एक खरबूजा देखा, एक खरबूजे की कीमत उन्होंने बताई बिल्कुल 800 रुपए वहां की लैंग्वेज में। मैंने खा के देखा, उससे बेहतर हमारा खरबूजा है। उसकी तरफ पैकेजिंग अच्छी थी, उसकी जो साइज अच्छा था। ये चीजें हमारे किसान के लिए जब तक कोई नहीं करेगा तो किसान की मार्केट देना, मार्केट तैयार नहीं करेगा और हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं तैयार करेंगे तो हमारे किसान ऐसे ही रह जाएंगे। इसके लिए जो हमने नॉलेज ली है या बाहर जाके देखा है, वहां compete करें और वही प्रोडक्ट तैयार करें। आज दुनिया एक हो गई है और हमें अपने जहाँ अच्छा भाव मिलता है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके लिए भी मैंने अब इंफ्रास्ट्रक्चर अपने का पास भी, हाँ अपने पास भी सुविधाएं हो गई हैं, एयरपोर्ट अच्छे बन गए हैं, सड़कें जी। अच्छी बन गई हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे और भी एक दो कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो भी खेती करते हैं, राजस्थान के ही हैं, लेकिन वो विदेश में करते हैं। उनको भी मैं यही कहता हूँ कि इंडिया लाओ, क्योंकि इंडिया से ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, साथ में जो खेती बाड़ी के लिए भी अगर हमें बाहर जाना पड़ रहा है तो आप लोग इस पोजीशन पे हैं कि आप भारत का, प्रदेश का भला कर सकते हैं। जी करोगे कोशिश? जी मुकेश भाई। हाँ, तो अब चलते चलते आप मेरे को ये बताओ कि अब जो चुनाव की आगे की तैयारी है वो क्या है, और क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आएगी? कांग्रेस के क्या देखिए, हालात हैं? मैं पिछले 15 दिन से अपने जिले के अंदर हूँ और भिवानी जिले के अंदर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 4 सीटें हमारी, भिवानी, खेड़ा, तोसाम और भिवानी और लोहारू। और चारों की चारों सीटों की मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। पिछली बार भी हम 3 सीट जीते थे। हमारा रिजल्ट 100% रहेगा। ये मैं पिछले 10 दिन से गाँव में घूम के मैं इस दावा कर आपको कर रहा हूँ और बाकी प्रदेश में घूमेगा तो मैं आपको सही चीज बताऊंगा। वैसे मुझे राजनीतिक ज्ञान या गप लगाने की आदत है, यहाँ के बारे में आपको मैं, आप चैनल पर जिससे रिजल्ट आए मुझे लाइव पे ले लेना। बिल्कुल लूंगा, सबसे पहले आपको लूंगा, ये वायदा करता हूँ। एक सवाल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा जी। अब जो श्रुति चौधरी हैं और उनके जो चचेरे भाई हैं, क्या नाम है, मैं थोड़ा जहन से निकल गया, अनिरुद्ध, आमने सामने हैं, सोशल मीडिया पे यही वायरल हो रहा है, भाई बहन आमने सामने। उनको तो आप भाजपा में ले आए और ये वाला जो परिवार है, इस परिवार के आप साथ लगातार रहे हैं, चाहे किरण चौधरी के पतिदेव की बात करें, परिवार को अच्छे से जानते हो। मुकाबला है इस सीट में? नहीं। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि भिवानी के लोग इस बात को अच्छा नहीं माना। हालांकि तब उस वक्त जो श्रुति चौधरी कांग्रेस में थी, मैं बीजेपी में था, लेकिन उसकी टिकट कटने से आम भिवानी के नागरिक को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि भिवानी के सेंटिमेंट चौधरी बंशीलाल परिवार से जुड़े रहे हैं। वो दूसरी पार्टी में होती रही, मुझे भी बुरा लगा कि ये टिकट नहीं काटनी चाहिए। और अभी क्या हुआ कि श्रुति चौधरी की टिकट हमने डिक्लेयर कर दी और हुड्डा साहब उनके भाई को अगर उसके सामने लड़ा रहे हैं तो इस बात को भिवानी के लोग बुरा मानते हैं। वो ये समझते हैं कि ये हुड्डा साहब इस परिवार को नीचे भेजना चाहता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को नुकसान होगा और जीत श्रुति चौधरी से। जी, मतलब श्रुति चौधरी की टिकट कट गई, इसका आपको बुरा लगता है? करणदेव कंबोज साहब की को टिकट नहीं मिली, इसमें आप कुछ नहीं कहते हैं? कविता चौधरी को, कविता जैन को टिकट नहीं मिली? जी, मैं एक परिवार से 40-50 साल जुड़ा रहा हूँ और यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट को समझता हूँ। मेरे जिले के लोगों के सेंटिमेंट हो गए, मैं उनके साथ तो रहूंगा ही। और वो टिकट कटी थी तो भिवानी के लोगों का सेंटिमेंट था कि कांग्रेस ने गलत किया है।
तो मतलब ठीक है, भाजपा के लिहाज से जो आपका वाला इलाका है 4 सीटें हैं उस पर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, यही मान के चलो। निश्चित तौर पर। जी चलिए, अशोक अरोड़ा जी तो नहीं आए, हमने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन इस बहाने आपसे लंबी बात होगी। और बड़ी मेहरबानी, मुझे आप मौका मिल गया। तो चुनाव के दिनों में चैनल वालों को मंत्री जी मिल जाए और मंत्री जी को चैनल मिल जाए तो दोनों के लिए फायदे की बात होती है। जी 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 धन्यवाद धन्यवाद भाई। जी, बहुत बहुत यस भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्ते आपका। भाई। तो बड़ी बहस को अब यहीं पर विराम देते हैं। आज एक मेहमान जो हमारे साथ आने वाले थे, अशोक अरोड़ा जी, जाहिर है कि चुनाव का दिन है इस वजह से नहीं आ पाए, फिर किसी रोज़ उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज देवेंद्र बबली जी हों या जेपी दलाल जी हों, इनसे हर दिल की बात हमने की और हर सवाल वो पूछना चाहा जो आपके जहन में है, मंच दिया उनको, उसका जो जवाब उन्होंने दिया वो कितना सही दिया, कितना अपने राजनीतिक तजुर्बे से हमें गोल गोल घुमाने की कोशिश की, इसका फैसला हमेशा की तरह आप कीजिएगा, क्योंकि आप जनता हैं, जनता सब जानती है। बड़ी बहस को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं आए।